जय हिंद दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का आंसर की आ चुका है और आज के क्लास में हम लोग 27/11/2025 यानी 27 नवंबर 2025 के पहले शिफ्ट के सभी सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताने वाले हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, पी आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है, यदि PA 98 सेंटीमीटर, PB 91 सेंटीमीटर, PC 21 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई क्या होगी, किसके बराबर होगी, है ना। ध्यान से देखिए, ABCD एक आयत है, आयत का मतलब रेक्टेंगल, है ना। तो ABCD एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर कोई एक पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P को हम लोग कहीं पर भी डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा P पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा P पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कि भाई ये चारों कोने आपके क्या होंगे, A होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा और यहाँ पर D हो जाएगा। सबको मिलाने के लिए कह रहा है, क्योंकि PA, PB और PC आपको दे रखा है, तो P से सभी को मिला देते हैं। ये हो जाएगा PD, ये हो जाएगा PA, ये हो जाएगा आपका PB और ये हो जाएगा PC। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि P से A तक का स्क्वायर और P से C तक का स्क्वायर का जो सम होता है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर और प्लस PC का स्क्वायर, है ना। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर ये बराबर होता है, इधर भी देख लीजिए, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो PB का स्क्वायर, PB स्क्वायर और प्लस यहाँ पे PD का स्क्वायर, है ना। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। और अगर ये याद है तो बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। अब देखिए PA कितना दिया है 98, तो यहाँ हो जाएगा 98 का स्क्वायर, ये हो गया 98 का स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस PC स्क्वायर, PC कितना है 21, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ ठीक है 21 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू PB कितना गिवन है, PB 91 गिवन है, तो ये 91 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पे PD का स्क्वायर। तो PD ही तो हमें निकालना है ना, PD यहाँ पर निकालना है। चलिए, क्या यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं यूनिट डिजिट से बनता है कि नहीं। देखिए 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो इधर 1 हो जाएगा और ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर -1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, PD का स्क्वायर बचा, है ना, PD का स्क्वायर बचा। तो यहाँ से +1 -1 तो खत्म हो गए, 4 बचा, है ना। तो PD स्क्वायर की जो वैल्यू है, PD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 के बराबर, है ना, 4 के बराबर। अब हम PD के ऐसी क्या वैल्यू रखें कि यूनिट डिजिट हमें 4 मिले। ऑप्शन से देखिए, 8 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 38 अगर रखेंगे तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 64, 4 होगा, ये वाला हो सकता है। इसके बाद 1 का स्क्वायर 4 कभी नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा यूनिट डिजिट से। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्योंकि 46 अगर रखेंगे तो 46 का स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा, जबकि 4 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, 42 रखेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, मतलब A ऑप्शन और D ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर काम नहीं किया। तब क्या करें, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम लोग DS लगा लेते हैं, डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, है ना, ध्यान से यहाँ पर देखते जाइएगा कि भाई डिजिटल सम कैसे लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले का DS निकालिए, 3 और 8 11, है ना, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11। 11 का मतलब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो पहले का DS कितना आ गया, 2 के बराबर, पहले का DS। फिर यहाँ देखिए 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दूसरे का DS 5 आ गया। 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 0 फिर जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 4 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा। सब का DS अलग अलग है, तो यहाँ से हमारा काम बन सकता है। चलिए यहाँ देखिए, ये कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 का मतलब 8, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर हो गया 64, है ना। DS निकाल के देख रहे हैं भाई, देखिए ना, 9 और 8 17, 17 का मतलब 1 और 7 फिर जुड़ेगा तो 8 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 9 1 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर PD का स्क्वायर, है ना, PD का स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना होगा, 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, तो 1 अगर होगा और ये 1 इधर आएगा तो -1 होगा और प्लस का यहाँ पर 9 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे PD का स्क्वायर। तो +1 -1 खत्म, 9 आ जाएगा, मतलब PD स्क्वायर की वैल्यू यानी हमारा जो DS आएगा PD स्क्वायर का वो कितना आना चाहिए, 9 के बराबर। अब हम लोग देखते हैं किसका स्क्वायर 9 के बराबर आएगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा।
5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 2 और 5 7 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए 9। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ। 1 का स्क्वायर 1 के होता है जबकि हमें 9 चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में अगर ds निकाले तो 9 के बराबर आ गया हमारे पास, है ना। तो मतलब यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 42 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ds लगा के भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और कई सारे तरीके हैं, आप जिससे चाहें लगा सकते हैं, चाहे तो इसको आप पूरा सॉल्व करिए और उसमें अपना टाइम खराब करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे सवाल पर। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। एक उत्तल पंचभुज है यानी कॉन्वेक्स पेंटागन। कॉन्वेक्स पेंटागन के शीर्ष यानी वर्टिसेस क्रमशः ये आपको दिए गए हैं, 5 ठो वर्टिसेस होंगे उसमें, उसका एरिया निकालना है हमें। पंचभुज का क्षेत्रफल यानी पेंटागन का एरिया निकालना है। चलिए सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, जितने भी वर्टिसेस आपको दिए गए हैं उनको लिख लीजिए। पहला वर्टेक्स क्या दिया गया है, 0 0, है ना। 0 0 का मतलब ओरिजिन दिया गया है। फिर इसके बाद दूसरा वर्टेक्स क्या है, 6 0 है। फिर इसके बाद तीसरा वर्टेक्स क्या है, 8 3 है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स 8 3 दिए गए हैं। चौथा वर्टेक्स है आपका 4 और 7, 4 7, है ना। और पांचवा वर्टेक्स है यहाँ पर आपका 0 और 4। अब यहाँ से डायरेक्टली आप लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। अब ध्यान से आपको सारी चीज़ें समझना है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे दोस्तों, हालांकि यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाइए, मॉड लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मॉड क्यों लगाएंगे अभी बताते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको x से शुरू करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट से। अगर इसका x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो अगले वाले का y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 0 इंटू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते जाइए, डायरेक्ट करते जाइए। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका x तो अगले वाले का y लेना है ना, y कोऑर्डिनेट। तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 0, है ना, 0। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर इसका x लेंगे तो अगले वाले का y लेंगे। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे हो गया 18 प्लस। इसके बाद देखिए इसका x लेंगे तो अगले वाले का y लेना पड़ेगा, है ना, अगले वाले का y लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 इंटू 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस इसका x ले रहे हैं तो अगले वाले का y लेना पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू 4, यानी कि ये हो गया आपका 16। फिर प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक ना। इसका x ले रहे हैं तो अगला अब कौन है, अगला अब कौन है, ये वाला, यानी कि ये 0 लेना पड़ेगा। तो 0 और 0, ठीक है, तो 0 और 0 यानी कि ये हो गया 0। फिर इसमें क्या करना है, माइनस करना है आपको, ठीक है। क्या माइनस करना है, अब ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका y लेना है तो इसका x लेना है, ध्यान से देखते जाएगा। अभी क्या किया था हमने, x से शुरू किया था, है ना, अब y से शुरू करेंगे। तो इसका y लेंगे तो अगले वाले के x लेना पड़ेगा। तो 0 इंटू 6 यानी कि 6 आया। फिर इसके बाद प्लस इसका अगर y लेंगे तो अगले वाले का x, यानी कि 0 इंटू यहाँ पे 8, 0 ही आएगा, है ना। एक सेकंड, 6 कहाँ से आ जाएगा, है ना, 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0 आएगा आपका, है ना, यहाँ पर आपका 0 आएगा, क्योंकि भाई ये y तो ये x, तो 0 इंटू 6 0 ही ना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये y तो अगला x, तो 0 इंटू 8 प्लस का यहाँ पर 0 ही होगा। फिर प्लस इसका y तो अगला x, यानी कि ये वाला, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला y 7, तो ये वाला x, तो 7 इंटू 0 यानी कि 0 ही हो गया। फिर प्लस अगला y ये वाला, तो ये वाला x लेना पड़ेगा, यानी कि 4 और 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर आ गया। और इसके अंदर मॉड हमें लगाना है। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये डिफरेंस लेने पर चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, वो मॉड के अंदर अगर रहेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और एरिया हमारा पॉजिटिव में ही होता है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, ये तो टोटल 12 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, 56 और 16 कितना हो गया, 72, है ना, ठीक है, 72 हो गया। 72 और 18 90, तो यहाँ हुआ 90 और माइनस ये हो जाएगा 12, तो 90 और 12 घटा लीजिए, कितना होगा, 78, 78, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और हो जाएगा, यानी कि 39 स्क्वायर यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सबसे स्मार्ट तरीका है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। चलिए देखिएगा, बढ़िया सवाल है ना, रेशियो का है। एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का रेशियो 9:20 है, सी और बी की लंबाई का रेशियो 5:11 है, और
ए और सी की लंबाई के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई यहाँ पर बतानी है। तो 3 चीज़ें हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए, फिर इसके बाद यहाँ पे बी, इसके बाद यहाँ पे सी। अब देखिए ए और बी का रेशियो कितना है, 9 और 20 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर इसके बाद क्या बोला, सी और बी का 5 और 11 है। तो सी 5 यूनिट है और बी आपका 11 यूनिट है। तो सी यहाँ पर 5 यूनिट और यहाँ पर बी आपका 11 यूनिट हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें ओवरऑल तीनों का निकाल लेना है। ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 20 को आगे शिफ्ट करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 20, इस 11 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा, सीधे सीधे 11 इंटू 22 220 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 20 पंचे ये हो जाएगा 100। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, ये 99, 220 और 100। हमें बोला है ए और सी के बीच का डिफरेंस 10 है। अच्छा, ए 99 है और सी हमारा 100 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 100 माइनस 99 1 हो जाएगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। हमें चाहिए छड़ की टोटल लंबाई। टोटल लंबाई जोड़ लीजिए, यहाँ पर ए बी सी तीनों का रेशियो सम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 और 100 200 और यहाँ पे 220, तो टोटल हो गया 420। उसमें से 1 घटा दीजिए क्योंकि इसको 100 ले लिए थे, तो 420 नहीं होगा, 419 हो जाएगा। तो 419 हमारा टोटल होगा। एक की वैल्यू अगर 10 है तो 419 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4190 के बराबर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु के 8/5 गुनी है। उसकी बहन उसकी शादी के समय उससे 8 साल छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो बात करते हैं हम लोग सोनिया की शादी के टाइम का, है ना। तो यहाँ पर अभी का एज है ना, अभी का एज और शादी के टाइम वाला एज दोनों का हम लोग ले लेते हैं रेशियो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि भैया उसकी जो वर्तमान आयु है वो उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 है। क्या बोला, शादी के समय की आयु की, शादी के समय की आयु से कंपैरिजन की जा रही है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो वैल्यू नीचे रहता है। तो यहाँ पर 5, तो शादी के समय की आयु यहाँ पर 5 यूनिट होगी। तो यहाँ पर ये हो गई 5 यूनिट और वर्तमान में अभी कितना, 8 यूनिट। तो यहाँ पे ये हो गया 8 यूनिट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये बोला था कि भैया सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई थी, है ना। सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई थी, यानी कि अभी और शादी के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 15 साल होगा। अगर हम रेशियो वाला डिफरेंस निकालें तो 8 और 5 में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। ये 3 की वैल्यू कितनी है, 15 साल के बराबर, है ना। 15 साल के बराबर एक्चुअल में डिफरेंस जो है। तो 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना भाई। ये 5 गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ये 25 होगा। 5 × 5 = 25। ये भी 5 गुना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 8 = 40 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला, उसकी बहन उसकी शादी के समय उससे 8 साल छोटी थी, ठीक है, उससे 8 साल छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि भाई जो बहन थी, है ना, कौन, सोनिया की बहन। सोनिया की बहन उसकी शादी के समय में उससे 8 साल छोटी थी। उसकी शादी के समय आयु कितनी थी, यहाँ पर 25, है ना, 25। तो अब कितना, 8 साल छोटी कर लीजिए। 8 साल छोटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 साल छोटी करेंगे तो 25 - 8 यानी कि आपका आ जाएगा 17। यानी कि उसकी बहन जो थी शादी के समय पे 8 साल छोटी, यानी कि 17 साल की थी, ठीक है। बोला जा रहा है उसकी बहन की प्रेजेंट एज बताइए, वर्तमान में ये बताइए शादी कब हुई थी, 15 साल पहले। मतलब अभी और 15 साल के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 साल पहले के बीच में, तो 15 साल का। यानी कि भाई जब यहाँ पर सोनिया के शादी के टाइम की वो 17 साल की थी, तो सोनिया की शादी को 15 साल हो गए, तो मतलब 15 साल और बड़ी हो गई होगी उसकी बहन, है ना। तो 17 में हम लोग यहाँ पे 15 वर्ष और जोड़ लेंगे, तो 17 और 15 यहाँ पे आ जाएगा 32 साल। 32 साल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़िया प्रश्न, ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए, एवरेज का बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इसको ट्रिक से हम लोग करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर 26 टोटल छात्र हैं
और सबकी एवरेज एज कितनी है 26 है। आप इसको आयु से मत लीजिए, आप समझ लीजिए कि 26 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, सबके पास 26 टॉफियाँ हैं। ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ पर 26 टॉफियाँ हैं। अब ध्यान से समझिए, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए, अब एक और शामिल हो रहा है, यानी कि अब टोटल कितने हो गए मेंबर्स यहाँ पे 27 हो गए, है ना। तो पूरे समूह की जो एवरेज है वो 27 वर्ष हो जाती है। जब 27 लोग हो जाते हैं तो यहाँ पर सबके पास 27 टॉफियाँ हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। ये बताइए दोस्तों कि जब 26 छात्र थे, सबके पास 26 टॉफियाँ थी, है ना। अभी सबके पास 27 टॉफियाँ हैं, 27 लोग हैं, तो यानी कि एक जो आया है वो क्या किया होगा, वो किया होगा कि भाई 26 छात्र जो थे उनमें एक एक बढ़ गया। भाई सबके पास पहले कितने थे, पहले 26 टॉफियाँ थी, अभी कितना टॉफी है यहाँ पर 27, यानी कि इन 26 छात्रों के पास एक एक टॉफी प्लस हुआ, है ना, एक टॉफी प्लस हुआ। तो ये जो शिक्षक आया है तो सभी 26 छात्रों के लिए एक टॉफी लेके आया होगा, यानी कि टोटल कितने टॉफी लेके आया होगा, 26 टॉफी लेके आया होगा। लेकिन अपने लिए क्या लेके आया होगा, अपने लिए वो टोटल के टोटल 27 टॉफी लेके आया होगा, क्योंकि सभी 27 के पास 27 टॉफियां हैं, है ना। तो छात्रों के पास तो पहले से 26 टॉफियां थी, बस उनको एक टॉफियां और देनी थी। यानी शिक्षक क्या किया होगा, 26 टॉफी छात्रों के लिए लेके आया होगा, और उसका भी तो एवरेज 27 है। मतलब यहाँ पे जो शिक्षक है वो अपने लिए कितना लेके आया होगा, 27 लेके आया होगा, क्योंकि अब सबके पास 27 हो जाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो शिक्षक जो आया वो कितनी टॉफियां टोटल लेकर आया, 26 और 27 7 6 13 यानी कि 53, यानी कि शिक्षक जो है 53 टॉफियां टोटल लेके आया होगा। यानी जब वो शामिल हुआ तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, 53 हो जाएगी, तब जाके एवरेज हमारा 27 होगा। 53 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एवरेज का मतलब यही होता है कि सबके पास बराबर कितना है ना। क्लियर हो गई बात। कॉन्सेप्चुअली हमने इसको लगाया, और अगर आप बेसिक से लगाते तो इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता, 27 को 27 से, 26 को 26 से, इस तरीके से करना पड़ता। आगे चलिए नेक्स्ट पे देखिए, इसको बहुत सिंपल सा प्रश्न है। दो संख्याओं का HCF 18, LCM 1512 है, उनमें से एक संख्या दिया गया है, तो इनके बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको कभी मत भूलिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आता ही आता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक संख्या तो 126 है ना, एक संख्या 126 है, दूसरी संख्या हमने नहीं पता, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि B है दूसरी संख्या। ये LCM HCF के मल्टीप्लाई के बराबर हो गया। LCM कितना है, 1512 है यहाँ पे, और HCF कितना है यहाँ पर, 18 के बराबर है। ठीक है, बस इसको हमें सॉल्व करना है, और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 18 से तो 126 कट जा रहा है ना, 18 सत्ते 126, 7 बार में ये कट गया, और 7 से इसको काट लीजिए, 7 दूना 14, 1 बचा तो 11 हो गया, 7 एकम 7 बचा 4 तो 42 हो गया, 7 छक्के 42। यानी B की वैल्यू जो दूसरी संख्या थी वो 216 है। बोला गया है दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर। एक संख्या क्या है, 216 है ना, और जो हमें दिया गया था 126, इन दोनों के बीच में अंतर चाहिए हमें, डिफरेंस। घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 21 में से 12 गया 9, 90 आ जाएगा। 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B होगा। सिंपल सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअली हमने लगा लिया। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन छोटा मत समझिएगा इसको, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। यहाँ पर जो डेल है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये कितना है, 99/100 हो जाएगा, है ना। ध्यान से एक एक चीज़ को समझते जाइए। 99 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 100, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कितना होगा, ये होगा आपका 55/100, है ना। देखते हैं सबसे पहले भाई, यहाँ पे 1/20 है, अलग अलग सॉल्व करिए, 1/20, और इसको लिख सकते हैं 55/100। 55 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। थोड़ा सा काटे क्या, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब आ गया हमारे पास 11/400। 11 बटे कितना आ गया, 400 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका 33/100, है ना भाई, ऐसे होगा ना, 33 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, 33/100, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3/4 है, तो ये भी कितना आ गया आपका, 33 3 99, 99 डिवाइड बाई 400 आ गया, 99 डिवाइड बाई 400 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी इस पूरे का डिनोमिनेटर भी 400 आ रहा है, इस पूरे का डिनोमिनेटर भी 400 आ रहा है, इसको भी 400 बना लीजिए,
ताकि जोड़ घटाना करने में आसानी हो। तो इसको 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बन जाएगा। अब देखिए उधर हमारे पास कितना है ना, क्योंकि हमें इसको यहीं रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है, सबका डिनोमिनेटर सेम है 400 400 400, तो 400 हमारा एक जगह आ गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, 400 आ गया। अब आपको देखना है यहाँ पे उधर कितना है 396 है ना, ये वाला माइनस में था, मतलब यहाँ पे ये 11/400, ये इसको सॉल्व किए तो 11/400 है, ये 11 इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 400 है तो वो आ गया एलसीएम। इसके बाद इसको देखिए, ये वाला पूरा यानी कि 99/400 ये प्लस में था, उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -99 आ गया, और इधर इक्वल टू हमारे पास सिर्फ कितना बचा, डेल्टा इंटू आपका 22 और डिवाइड बाई 10, क्योंकि 2.2 को हम यहाँ पे 2.2 को 22/10 लिख सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो ये भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इसको 4 दे दीजिए, है ना, या 3 दे दीजिए, छोड़िए 4 दे देते हैं, इसको 4 दे देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 7 बचेगा, है ना। इसको 4 दे दिए तो ये 400 हो गया, 400 में 99 घटाइए तो 301 आया, 400 में 99 घटाएंगे 301 और 7 कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास हो गया 308 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो गया 40, 22 से कट जाएगा क्या, हाँ 22 से कट जाएगा, 22 एक कम 22 बचा 8, है ना, तो 22 चौका 88 ये हो गया, और तो कुछ नहीं है ना, तो सीधे सीधे इसको काट लेंगे तो 14/40, तो मतलब और 2 से कटेगा तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 7 बटे यहाँ पे 7/20 आ जाएगा, है ना, 7/20 आ गया, और 7/20 कितना होगा 0.35, बस आ गया हमारे पास। तो 0.35 इज़ द करेक्ट आंसर, डेल की वैल्यू 0.35 होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल ये एकदम लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा है नहीं, एकदम आसान है। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन मतलब सिलेंडर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए आपको दे रखा है। टीएसए कितना गिवन है दोस्तों, यहाँ पे आपका 542 है ना, 542 ये आपका टोटल सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसके टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, बहुत सिंपल है भाई, CSA निकालना था हमें। CSA कह रहा है कि TSA का टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है, इसका 2/5 बस करना था हमें, तो 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा। किसका यहाँ पे TSA का, यानी कि 542 का, बस हमें यही चीज़ करना था। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है। तो ये बन गया 4, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 दूना 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, यही है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना भाई। 542 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2168 आएगा, और इस 2168 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लग जाएगा, बस यही काम होगा हमारा। तो 8 आएगा इसका आंसर, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, मतलब 8 जिसका डीएस करें यूनिट डिजिट 8 होगा, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान सा प्रश्न है ना। tan की वैल्यू 12/5 दी गई है, sec का वैल्यू निकालना है हमें, है ना। सिंपल भाई, यहाँ पे tan जो होता है tan थीटा, वो क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पे 12/5 दिया है ना, तो tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए P परपेंडिकुलर 12 है, बेस आपका 5 है, तो 5 12, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं कर्ण कितना होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 12 और 13, 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से है ये, तो 5 और 12 दिया है तो पक्का है कि हमारा एक तो साइड जो हाइपोटेनस होगा वो 13 हो जाएगा, 5 12 13 हाइपोटेनस हो गया। अब हमें सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है आपका कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस अपॉन यानी कर्ण बटे आधार होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना 13, बेस कितना है यहाँ पर 5, तो 13/5 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर।
अब ये क्वेश्चन तो आंख मूंद कर भी कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है? चलिए पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे 53 एक प्राइम नंबर है, काट ही नहीं सकते इसको किसी भी चीज़ से, तो ये तो 3 और 2 सिंप्लीफाई करने पे नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 37 यहाँ पे प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं है किसी से भी, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए, या फिर इसको देख लीजिए, 18 से ये दोनों कटेंगे, 18 3 54, 18 दूना 36, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 3 54 और 18 दूना 36, 3 और 2 का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे काटेंगे तो ये सिर्फ 2 से ही कट पाएगा, तो ये 17 बनेगा और ये आपका 26 बनेगा, 26 17 इसका रेशियो आएगा, 3 और 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11 देखते हैं। एक कंटेनर का 2/5 यानी कि 2/5 हिस्सा नीले तरल से भरा हुआ है। शेष कंटेनर का 1/3 हिस्सा काले तरल से भरा हुआ है। फिर भी शेष कंटेनर का 5/6 यानी कि 5/6 हिस्सा पीले तरल से भरा है और शेष 4.2 लीटर सफ़ेद रंग का है। यहाँ पर कंटेनर की कुल क्षमता कितनी होगी? बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। तो नीला क्या है? यहाँ पे ब्लू कलर है ना। ब्लू कलर क्या है? ब्लू कलर कितना भरा हुआ है? ध्यान से आपको देखना है। ब्लू कलर कई सारे तरीके हैं इसको लगाने के लिए। 2/5 है ना, 2/5 यानी कि 5 में से 2 हिस्सा, ठीक। फिर शेष कंटेनर का 1/3 काले तरल से भरा हुआ है, यानी कि ब्लैक कितना है? यहाँ पे ये ब्लैक है ना, ब्लैक। तो ब्लैक कितना है यहाँ पे? 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा भरा हुआ है बचे हुए का। फिर भी शेष कंटेनर का 5/6 पीले यानी येलो से कितना भरा हुआ है? 5/6 है ना, 5/6 भरा हुआ है और शेष इतना लीटर बच रहा है। अब ध्यान से समझना है। मान लेते हैं कि टोटल क्षमता x है, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है कितने लीटर है? x लीटर है। इसमें अब देखिए, हमें लास्ट में गिवन क्या है? बचा हुआ है ना, बचा हुआ। तो जो बचा हुआ है उसी के हिसाब से हम अपने फ्रैक्शन को लिखेंगे, ठीक है। ये बताइए, 5 में से 2 हिस्सा ब्लू से भरा है, तो कितना हिस्सा बचा? खाली कितना? शेष कितना बचा? 3 हिस्सा है ना भाई। 5 में से 2 ब्लू से भरा हुआ है तो 3 हिस्सा बचेगा, यानी कि 3/5 बचा हुआ, ठीक। अब इस बचे हुए का फिर से 1/3 हिस्सा ब्लैक से भरा है, तो अगर 3 में से 1 हिस्सा ब्लैक से भरा है तो बचा कितना? 3 - 1 यानी कि 2 हिस्सा, यानी कि 2/3 ये बचा हुआ। फिर इसके बाद अब बचे हुए का, क्योंकि ये पूरा बचा हुआ, इस बचे हुए का कितना? 5/6 यानी कि 6 में से 5 हिस्सा येलो से भरा हुआ है। 6 में से 5 हिस्सा येलो से भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 1 हिस्सा है ना। 6 - 5 1 आ जाएगा, 1 हिस्सा यानी 1/6 आपका बचा हुआ है। और सब मिला जुला कर लास्ट में कितना बचा है? यहाँ पे 4.2 लीटर सफ़ेद रंग का है। ये बराबर किसके होगा? 4.2 लीटर सफ़ेद रंग, ठीक है। बस इसे हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो 3 से 3 कट गया, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 3 15 × 4.2 × 15, ठीक है। 4.2 × 15 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 चौके 60 और 3 63 लीटर आ जाएगा, है ना। 63 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। एलजेब्रा का सवाल है, बेहतरीन प्रश्न। यदि p 6 के बराबर, q -3 के बराबर, तो इस पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यूब दिख रहा है तो पक्का है कि क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। कैसे लगेगा? ध्यान से समझना है आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर हम देखें तो a + b का क्यूब का फॉर्मूला, दोनों चीज़ें आप लोग को नोट कर लीजिए। a + b का क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a³ प्लस आपका 3a² b प्लस 3ab² प्लस यहाँ पे b³ ये होता है फार्मूला प्लस वाले का। माइनस वाले का क्या फार्मूला है? a - b का होल क्यूब, है ना। ये होता है a³, ठीक है, माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³। ये होता है आपका माइनस वाले का फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, p³ माइनस 3p² प्लस 3p, अगर हम इसमें +1 और कर दें, ठीक है, +1 और कर दें तो ये बन जाएगा आपका इतना चीज़, यहाँ से पहले वाला। अगर इसमें +1 और करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका +1 नहीं, -1, ठीक है, -1। अगर हम -1 और करेंगे तो यहाँ से इतना जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? p - 1 का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। p - 1 का होल क्यूब कैसे? देखिए, p³ मतलब a का क्यूब माइनस 3a² b,
ए बी स्क्वायर है ना, 3ab स्क्वायर। तो a कितना है आपका 1 है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहा है ना। कुल मिला जुला कर ये जो फॉर्मूला बन गया वो p-1 का होल क्यूब बन गया। फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस वाले पार्ट में +1 कर दें तो ये बन जाएगा q+1 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ देखिए ना, यहाँ पे है q3, फिर 3q स्क्वायर, फिर 3q, फिर +1, ये सब मिलाकर ये वाला फार्मूले में फिट बैठ जाएगा। यानी ये बन जाएगा आपका q+1 का होल क्यूब। अच्छा, अब हमने जब +1 यहाँ -1 यहाँ किया तो इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि +1 -1 तो ऑलरेडी 0 हो जाता है ना। तो +1 एक जगह कर दिए, एक जगह -1 कर दिए तो वो ऑलरेडी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और हमने +1 -1 लगाया तो कोई इसमें गड़बड़ भी नहीं किया, है ना। अब देखें तो p कितना है आपका 6, यहाँ रखेंगे तो 6 - 1 5, 5 का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, फिर प्लस, यहाँ देखिए क्यूब कितना है -3, तो -3 + 1 इसका हो जाएगा क्यूब, 5 का क्यूब 125, यहाँ देखिए -2 बनेगा, -2 का क्यूब -8 होता है, तो ये हो जाएगा 117, है ना। 125 - 8 117, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का कंबाइंड सवाल दिया गया है। कह रहा है एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% वृद्धि की गई, है ना। इसके बाद इसके मार्क्ड प्राइस पर 5% डिस्काउंट पर बेच दिया गया, लेन देन पे लाभ कितना हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह क्या रहा है कि भाई खरीदी गई कितने में, 8900 रुपये में, ठीक है। इसकी कीमत बढ़ा के 40% छाप दिया गया, उसमें अंकित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। तो पहले क्या किया, जितने में भी खरीदा गया, जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसमें 40% बढ़ा के मार्क कर दिया गया। तो पहले प्राइस को क्या किया गया भैया, 40% प्लस किया गया, ठीक है। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर जो बढ़ा हुआ प्राइस था, 40% बढ़ाने के बाद जो भी आया होगा उसको कह रहा है उसमें 5% का डिस्काउंट दे दिया। अब प्राइस को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। पहले 40% बढ़ाया गया, छापा गया उसमें, फिर उसी छपे हुए पे 5% कम किया जा रहा है। यानी सक्सेसिव काम नहीं हो रहा है क्या, पहले बढ़ाना फिर घटाना, ठीक है, तो सक्सेसिव काम हो रहा है। तो यहाँ पर 5% फिर कम कर दिया गया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम करना प्राइस को, ठीक है। ओवरऑल हमें यहाँ पे चाहिए क्या, प्रॉफिट कितने का होगा, बस इसी को आप लोग निकाल लीजिए कि कितना ओवरऑल हमारा चेंज आया। तो चेंज देख लीजिए। अब चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी फॉर्मूला क्या होता है, a + b और प्लस AB/100, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। अगर 2 सक्सेसिव दिया गया है उसका ओवरऑल चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, यही चीज़ लगाएंगे। a + b, a कितना है हमारा 40, तो 40, b कितना है -5, a और b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, माइनस का 200 आएगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा ना, माइनस का 200 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 40 - 5 35, 35 - 2 यानी कि 33 आएगा। तो 33%, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आया है इसलिए प्रॉफिट होगा 33% का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, और भी इसके लगाने के तरीके हैं, फिलहाल हम लोग शॉर्ट तरीके की बात करते हैं। सवाल नंबर 14 देखिएगा। स्मृति 21 किलोमीटर/आवर की गति से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 kmph की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए यहाँ घर से वो शॉपिंग मॉल गई, ठीक, फिर वहाँ से वो वापस आई घर के लिए। ये बताइए जाने और आने में उसको बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। यानी कि जाते टाइम उसकी स्पीड कुछ और थी, आते टाइम उसकी स्पीड कुछ और थी। यानी कि आने जाने में जब वो इक्वल डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रही है तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लीजिए। जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब कि दोनों स्पीड के लिए डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है दोस्तों, अगर कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड SAV एवरेज, ये कितना होता है, ये होता है 2xy/x + y। xy क्या है, दोनों स्पीड है, ठीक है, बस इसी में रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 21, है ना, जाते टाइम की स्पीड, आते टाइम की 69 डिवाइड बाई दोनों का सम 21 और 69, 9 1 10, 6 2 8 1 9, 90 हो जाएगा ये, है ना। 21 और 69 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे क्या, 9 से 3 से काट लीजिए ना, पहले 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 30, और 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 7, फिर इसके बाद और 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 10, ये 3 से कटेगा तो 23 हो जाएगा। यूनिट डिजिट लगा ले क्या,
बिल्कुल लगा सकते हैं। नहीं आ पाएगा, है ना, यूनिट डिजिट से नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 7 दूना 14 और 23 का मल्टीप्लाई ठोक देते हैं ना, 14 इंटू 23 है ना, 14 इंटू 23 और डिनोमिनेटर में 10 है, तो 14 तियाँ 42 का हो गया 2, बचा 4, 14 दूना 28, 28 और 4 यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव, 32.2 ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए? ये नोट चीज़ आपको करना है। आगे चलिए नेक्स्ट पे, आइए देखते हैं बढ़िया सवाल। यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, उस संख्या का 80% क्या होगा? बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, कह रहे कोई संख्या है, उसका 20%, तो संख्या तो अपने आप में 100% होगी ना। ठीक है, तो संख्या मान लेते हैं कि हमारी कितनी है, 100% है। ठीक है, 100%, इसका 20%, संख्या का 20%, संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है। 90 में हमने 20% जोड़ दिया, ये परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो परिणाम वही संख्या मिलती है, वही संख्या का मतलब 100%, ये मिल जाता है बस। ठीक है, ये मिल जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए 20% उधर ले जाएंगे तो 20% उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 80%, है ना, 80%। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% आ जाएगा, इधर बच गया 90। हमें पूछा क्या था? हमें पूछा था उसी संख्या का 80%। 100% का 80% निकालेंगे तो 80% ही ना आएगा, और 80% की वैल्यू है कितनी, 90। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खत्म कहानी। आगे चलिए, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है क्योंकि इस टाइप के सवाल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं परसेंटेज वाले। ठीक है, 1/20 जो है वो 10/40 का कितना परसेंट है? 10/40 का कितना परसेंट? एक काम करते हैं, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, 0 काट सकते हैं कि नहीं, 1/4 बोल देते हैं। तो 1/20 जो है किसका? 1/4 का ना, यानी 10/40 का। तो जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है। ठीक, कंपेयर जिससे करते हैं वो वैल्यू नीचे रहती है। कह रहा है कि भैया ये जो 1/20 है, 1/20 किसका? 1/4 का, 1/4 का कितना परसेंट है? अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस यही था हमारा, और कुछ नहीं था। इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऊपर चला जाएगा तो भाई 1/20 और ये ऊपर जाएगा तो 1/4 है अभी, तो ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, मतलब 4/1 होगा। बटे में 1 रखना कोई दिक्कत नहीं है, रख लीजिए। और इंटू में यहाँ पर 100% है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से ये 5 बार में और 5 चौके 20%, तो 20% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 17। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा? बहुत सिंपल से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 आमों का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है दोस्तों? यहाँ पे 150 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बस यहाँ से CP और SP का रेशियो ले लेना है। 0 से आपका 0 कट जाएगा, और अगर 3 से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3 पचे 15। तो CP से SP का रेशियो कितना आ गया? CP से SP का रेशियो देखिए, SP को उधर ले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएगा तो 4/5 हो गया, है ना। CP से SP का रेशियो 4/5 आया। CP 4 यूनिट बेचा 5 यूनिट में, प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे? भाई 4 का खरीदा 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर? CP पर। प्रॉफिट या लॉस जो देखा जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। कॉस्ट प्राइस है कितनी यहाँ पे? 4 के बराबर, तो 1/4 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट में अगर चेंज करेंगे तो 25% आता है। कैसे चेंज करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 25% आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 18 देखते हैं, पाइप एंड सिस्टम का है। अच्छे से ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाए भी हैं। अगर जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, डेली रेगुलर क्लासेस करते हैं, उनको ये सवाल बहुत आसान लगने वाला है। 3 पाइप हैं ABC, एक खाली टैंक को क्रमशः 40, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर A जो है कितने मिनट में भर दे रहा है? 20 मिनट में, 20 कह रहे हैं 40 मिनट में, है ना, 40 मिनट लगा रहा है भरने में। जो B टैंक है, B पाइप है वो 20 मिनट में ही भर दे रहा है, और जो C पाइप है वो कितने मिनट लगा रहा है? 30 मिनट लगा रहा है ना। सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालिए। कैसे टोटल कैपेसिटी उस टंकी की कैसे निकालेंगे हम लोग? इन तीनों का एलसीएम लेके, है ना, यानी इन तीनों से कटने वाला कोई नंबर, 40, 20 और 30, तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा है? 120। 120 40 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो टंकी है वो 120 लीटर का है। ठीक है, चलिए अब इनकी इफ़िशियंसी निकालनी। इफ़िशियंसी का मतलब क्या हुआ? इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 मिनट में
1 मिनट में कितना भर जाएगा, कौन कौन कितना कितना भरेगा। ठीक है, तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे भाई। देखिए 120 लीटर टोटल भर रहा है और 40 मिनट लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 120/40, 120/40 यानी कि 3 आएगा। एफिशिएंसी 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा ए। फिर 120/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी बी जो है 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। 120/30 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तीनों की एफिशिएंसी मिल गई हमें, रेशियो मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब कह रहा है जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। टैंक खाली है, टोटल 120 लीटर भरना है, तीनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक घोल पी, क्यू, आर छोड़ते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक में तरल में घोल क्यू का रेशियो कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखिए ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। ठीक, बी जो है 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, सी जो है 1 मिनट में कितना लीटर भर जाएगा, यहाँ पे 4 लीटर भर जाएगा। 9 मिनट बाद टैंक में तरल में क्यू का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्यू का अनुपात क्या होगा, तो ये बताइए दोस्तों। अगर हम 1 मिनट की बात करें या 9 मिनट की बात करें, 1 मिनट में भी उतना ही रेशियो में जाएगा, 9 मिनट में भी उतना ही रेशियो में जाएगा। भाई अगर हम इनमें 9 से सब में मल्टीप्लाई कर दें कि 1 मिनट में ये इतना ले जा रहा है, 1 मिनट में ये इतना ले जा रहा है, 1 मिनट में ये इतना ले जा रहा है, तो भाई अगर हम 9 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 9 मिनट बाद बोला है ना, 9 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब रेशियो लेंगे तो 9 9 9 तो कट जाएगा। मतलब हमारे पास जो रेशियो बचा घोल का रेशियो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 9 मिनट में 3 × 9, 6 × 9, फिर 4 × 9, तीनों को रेशियो लेंगे तो फिर से वही रेशियो आ जाएगा, 3, 6 और 4 का रेशियो। ठीक है, ए जो था पी रसायन को ले जा रहा था, पी केमिकल को ले जा रहा था, बी जो है क्यू केमिकल को ले जा रहा था, और सी जो है आर केमिकल को ले जा रहा था। तीनों का रेशियो मिल गया। कह रहा क्यू का अनुपात क्या होगा। क्यू कितना है, 6 यूनिट। टोटल कितने में से 6, 3, 9, 4, 13, 6/13। तो क्यू कितना होगा यहाँ पे 6/13। 6/13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है ना, 2/5। कह रहा है कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है टीवी और एक है वॉशिंग मशीन। ठीक, कह रहा वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी से 40% कम है। टीवी से बोला है तो टीवी की वैल्यू नीचे होगी 5, टीवी 5 यूनिट, और 40% कम है ना, तो 5 से 2 कम वॉशिंग मशीन, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया, इनके प्राइस का रेशियो आ गया। फिर कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ाई जाती है, वॉशिंग मशीन 52% प्लस की जाती है, यहाँ पे ये +52% हो गया। ठीक है, +52% हो गया, और टीवी की कीमत में 76% की कमी की जाती है, ये -76 किया जाता है, -76% किया जाता है। ठीक, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, है ना। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आएगा, ओवरऑल हमें चेंज निकालना है। वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। देखिए 5 वॉशिंग मशीन बोला है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक वॉशिंग मशीन 3 का, तो 5 वॉशिंग मशीन कितना, 3 × 5 का। 2 टीवी की कुल लागत, एक टीवी 5 का, तो 2 टीवी हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 5 से 5 कट के, तो 2 और 3 का आ गया। ओवरऑल चेंज हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए 2 × -76, 76 का डबल कितना होगा, 6 दूना 12, 152। ठीक है, 76 दूना 152, तो माइनस का 152 आ गया, -152%। ध्यान से देखते जाएगा। यहाँ देखिए 3 × 52, ठीक है, 3 × 52, 3 दूना 6 बचे 15, तो 156 आया। ये आएगा प्लस में, ठीक है, प्लस में आएगा, प्लस में आ रहा है ना। डिवाइड बाई कितना करेंगे, इन दोनों का सम, 2 + 3 रेशियो का सम करेंगे, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 5 आपका। कितना आ गया दोस्तों, देखिए 156 - 152 करेंगे तो 4, तो 4% डिवाइड बाई यहाँ पर 5, और 4/5 कितना होता है, 0.8%। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। प्लस आने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो जाना, तो इंक्रीज्ड बाई 0.8%, इंक्रीज्ड बाई 0.8%, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़िया प्रश्न, आगे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया है, एक 325 मीटर लंबी ट्रेन 5 kmph की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही दूसरी 440 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, है ना। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 325 मीटर लंबी ट्रेन 5 kmph की गति से चले उसे 45 सेकंड में पार करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर, है ना, डायग्राम बना के समझेंगे तब। यहाँ पे एक आदमी है, वो चल रहा है इधर इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, 5 kmph की स्पीड से, ठीक है। एक ट्रेन जो है इसको पार करती है, उस ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता। ट्रेन की स्पीड मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है ना, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 325 किलोमीटर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पॉइंट वाले वस्तुओं को पार करती है, जैसे किसी आदमी को पार कर दी, भाई ट्रेन की लंबाई के मुकाबले अगर व्यक्ति को देखा जाए तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो किसी व्यक्ति को अगर पार करे, किसी पुल कह रहे हैं, खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार कर रही है या किसी बिंदु को पार कर रही है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस पार करने में चला गया दूरी सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है अगर किसी बिंदु वाले वस्तु को पार कर रही है तो, ठीक, उतनी ही दूरी चलती है अपने लंबाई के बराबर। लेकिन अगर दोस्तों वो किसी पुल को पार करे, अब पुल और ट्रेन दोनों के लंबाई में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना। पॉइंट की तरह एक पुल को हम नहीं ले सकते हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसी पुल को पार करे, किसी टनल को पार करे, सुरंग को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है पार करने में चली गई दूरी, एक तो ट्रेन अपनी लेंथ भी पार करेगी और साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पार करेगी। प्लेटफॉर्म हो और यहाँ पे आपका क्या कोई दूसरी ट्रेन ही हो, है ना, दूसरे ट्रेन को पार करे या फिर किसी पुल को पार करे, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। क्लियर हो गए। चलिए, अब डिस्टेंस हमें पता है। देखिए, डायरेक्शन उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार कर रही है। हमें एक छोटा सा और फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट और, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दो लोग, अगर इसकी स्पीड a है, इसकी स्पीड b है, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड ये हो जाता है दोस्तों, घट जाता है, माने a माइनस बी हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर उल्टे डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, है ना, दोनों उल्टे डायरेक्शन में a और b, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड अपेक्षिक चाल, वो कितना होता है, a प्लस बी जुड़ के आता है। तो हमें यहाँ से देखिए रिलेटिव स्पीड लिखना है, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति को पार कर रही है, अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई 325 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सा लेना है, हमें रिलेटिव वाला लेना है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट के आएगा, यानी x माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस यहाँ पे 5 हो गया, इंटू टाइम हमें लिखना है 45 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, 45 सेकंड में। तो 45 सेकंड, अब ये देखिए, ये सेकंड में था, ठीक है, ये सेकंड में था और ये वाला यहाँ पे मीटर में था, लेकिन ये जो x और 5 है ये किलोमीटर पर आवर में है। चलिए, तो अभी एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए 325 है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर 45, ये काट लेते हैं, काटिए थोड़ा सा, काटेंगे तो अगर 9 से काटेंगे तो 9 3 27 बचा कितना, 7 5 12, नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 5 से काट लीजिए ना। 5 से अगर काटेंगे, 5 3 8 2 10, नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 5 पचम 25 और 5 से इसको काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस 5 की वैल्यू जो है वो 65/9 आ गई। लेकिन ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि x भी हमने किलोमीटर पर आवर में माना है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये दोनों किलोमीटर पर आवर में है। ये मीटर पर सेकंड में था तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा हमें। अब एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लागू हो रहे हैं।
अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी बड़े वैल्यू में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बस यही करना था आपको, ठीक है। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखिए ये कट जाएगा 13 बार में, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 13 दूना 26, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 उधर चला जाएगा, तो 13 दूना 26 और 5 31 हो जाएगा। 31 किलोमीटर पर आवर, 31 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई ट्रेन की स्पीड, ठीक। अब कह रहा है, अब इसमें कह रहा है यह ट्रेन जो 31 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही दूसरी 440 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से कितने समय में पार करेगी। हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए अब चूंकि एक ट्रेन को ही पार कर रही है ये वाली ट्रेन, तो दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के लेंथ के बराबर होगा प्लस, तो 325 और 440 दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो 5 है ना, डिस्टेंस कितना आ गया 5, देखते जाइए जोड़ लेंगे है ना, 325 और 440, तो 5 4 2 6 है ना, और 4 3 7, 765, ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है। इसके बाद अब यहाँ पे स्पीड लिखना है ना, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी, क्या बोला है, विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में दोनों की स्पीड घट जाएगी, दोनों की स्पीड घट जाएगी। तो देखिए ये वाली ट्रेन 20 की स्पीड से आ रही थी, जो उधर से आ रही थी 20 की स्पीड से, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ये 31 किलोमीटर पर आवर, तो 20 और 31 किलोमीटर पर आवर दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में स्पीड रिलेटिव जुड़ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51 है ना, 51 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में चाहिए। ऊपर वाला तो पहले से मीटर में है, इसको बस मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18, 5 यहाँ पर 18 हो जाएगा। बस काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा 2, 5 पचम 25, 5 3 15 कट गया, और 51 का जस्ट 3 गुना ये है, 51 का ये 3 गुना है, 18 उधर चला जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 3 54, 54 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 54 सेकंड यहाँ पे टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको समझ भी गए होंगे, ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर 21 देखिएगा क्वेश्चन नंबर। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेले उस काम का दोगुना कितने समय में करेगा, है ना। चलिए देखिए ए और बी, ए प्लस बी कितना दिन में, 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में। फिर कह रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितना दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है, तो 12 और 6 कैल्शियम ले लेंगे, टोटल काम हमारा यहाँ पे 12 हो गया। 12/6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 12/1 करेंगे, सॉरी 12/12 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी दोनों मिलकर ये इफ़िशियंसी हो गई, ठीक है, रेशियो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम, दोनों मिलकर 2 यूनिट काम कर रहे हैं और बी अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ए भी कितना कर रहा होगा, दोनों का टोटल 2, उसमें से बी का माइनस कर दीजिए तो ए का निकल जाएगा, यानी 1 यूनिट काम। अब इसमें देखिए कह रहे ए अकेला, भाई ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है क्योंकि इफ़िशियंसी उसकी 1 आई है, ठीक है। कह रहा है दोगुना काम करने में कितना समय लगेगा, काम हमारा कितना था टोटल 12 था, लेकिन इसका दोगुना काम करना है ना, और एक दिन में 1 ही यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 24 दिन, है ना, 12 दूना 24 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़िए, ये देखिए ये डिस्काउंट वाला है, एक ही प्रकार की वस्तुओं पर समान MRP के 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएँ, यानी कि 6 पे 4 फ्री मिल गया, ठीक है, 6 खरीदा था और 4 फ्री मिल गया, कितने % का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, जो फ्री में मिला, फ्री में कितना मिला 4, तो 4 यहाँ पे फ्री में मिला, और टोटल सामान कितने मिले, टोटल सामान 6 और 4 10, तो 4/10 हो जाएगा। 4/10 का मतलब परसेंट में कितना होगा 40%, ठीक है भाई, 4/10 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40% आ गया, बस यही करना था, हो गया, ओरली बन जाता है ये सवाल, ठीक है।
चलिए इसे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, बढ़िया प्रश्न। 6,800 की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के समय में चक्रवृद्धि ब्याज पर अमाउंट हमें निकालना है, मिश्रधन निकालना है। ठीक है, कई तरीके हैं इसको लगाने के लिए। देखिए 15% का 2 साल के लिए सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, रेशियो वाला मेथड भी लगा सकते हैं। तो चलिए रेशियो वाले से करते हैं। 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब है 15/100 काटेंगे तो 3/20 आएगा, है ना। यानी कि हर एक साल 20 पर 3 का डिस्काउंट 3 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो पहले साल 20 पर 3 का ब्याज यानी पैसा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 20 + 3 23 हो जाएगा। ये 1 साल में है, तो 2 साल में कितना होगा भाई? दूसरे साल भी तो यही चीज़ होगा, तो सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए, है ना। 2 साल का है तो स्क्वायर कर लेंगे, 3 साल का होगा तो क्यूब कर लेंगे। तो पैसा हो कितना गया यहाँ पे? 400, 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। ये हो गया 529, 529। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना था? 6800, यानी इस 4 की वैल्यू 400 की वैल्यू 6800 हो गई, है ना। 6800 हो गई। कितना गुना हो रहा है? 17 चौके 68 होता है ना, यानी 17 गुना हो रहा है। ये 17 गुना हो रहा है। तो ये भी आपका 17 टाइम्स हो जाएगा 17। तो 17 है ना, 17 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 नहीं 63 यूनिट डिजिट। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। करते हैं। कितना होगा? 17 नहीं 153 बचा 15, 17 दूना 34, 34 और 15 39, 39 का हो गया 9, बचा 3, तो 17 × 85, 85 और 3, 1 सेकंड 49 होगा ना। हाँ ठीक है, 17 दूना 34, 34 और 15 49 होगा, तो 4 बचेगा। 17 × 85 और 4 89 हो जाएगा। ठीक है, 8993 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न बहुत सिंपल थे तो उनको हमने स्किप कर दिया है ना। टोटल 25 प्रश्न थे, इसमें 23 प्रश्न हमने बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। इसी तरीके से और भी शिफ्ट के सवालों को हम लेकर आएंगे, बेहतरीन अप्रोच आपको बताएंगे। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना है, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।